हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। एग्जाम भी आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा। मैं हूं आपका जयंत चित्तोड़ा, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपका प्यारा जेसी सर। आज मैं आपके सामने आया हूं 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन लेकर के। मैथमेटिक्स का अपन एक बार पूरा रिव्यू लेंगे, पूरे सॉल्यूशंस को रिवाइज करते हुए समझेंगे, ठीक है। मेरे साथ मेरी टीम भी है, पवन सोनी सर, मैं खुद आपके सामने, एनएस सर, एचओडी मैथमेटिक्स, अतीश सर, अर्जुन सर, विपिन सर। बाकी के पेपर इन्हीं के द्वारा आपको मिलेंगे अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था मैथमेटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर से। जेईई में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर में से था मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक। और एक इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम ये भी समझते हुए चलेंगे चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया, किस लेवल का आया, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन आया था और कहा जा रहा था इफ द बूलियन एक्सप्रेशन दिस इज ए टोटोलॉजी। ये क्या है? एक टोटोलॉजी है, ट्रू वाला जो होता है ना, टोटोलॉजी है। तो ये जो दो साइंस हैं, एक स्टार और एक क्रॉस, ये किसके द्वारा रिप्लेस होंगे? ये किससे रिप्लेस यहाँ पर होंगे? तो सही तरीका क्वेश्चन को करने का ये है कि ऑप्शन लें, इन दोनों को पुट करें और चेक कर लें कि क्या वो टोटोलॉजी बन रहा है। ऑप्शन बी को पुट करें और चेक कर लें क्या वो टोटोलॉजी बन रहा है। तो हम जब ऑप्शन से चेक करें तो ऑप्शन बी पुट इसमें कर रहे हैं, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर ये दोनों रख देंगे तो ये पूरा सॉल्व होके टोटोलॉजी आता है। मतलब इफ़ देन पी क्यू वाली फॉर्मेट में अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली टोटोलॉजी बन के आ रहा है। इट मीन्स दिस शुड बी रिप्लेस बाय this and this should be replaced by this. So option B सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर इसमें बन के आता है, ठीक है। Let the tangent to the circle x square plus y square equal to 25 at the point r 3,4। सर्किल इस तरह से बनेगा x square plus y square equal to 25। इसके लिए पॉइंट r 3,4, इस पर एक लाइन टेंजेंट है, ठीक है, दिया हुआ है ऐसा। दिस टेंजेंट मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्यू और पी पर मिलती है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू। ये जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है इसका इन सेंटर, सपोज ये आई उसका इन सेंटर है, तो ये इन सेंटर को सेंटर मानते हुए एक नया सर्किल बनाया जाए। जो देखिए दूसरे कलर से हम बनाते, एक नया सर्किल बनाया जाए, इसको सेंटर मानते हुए कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो होगा वो रेडियस आर होगा। हमें ये रेडियस आर इसमें फाइंड करना था। ये है क्वेश्चन एक्चुअल में जो पूछा गया था। तो टेंजेंट तो हम लिख ही सकते हैं इसके लिए डायरेक्टली, टी इक्वल टू 0 से। तो टी इक्वल टू 0 से टेंजेंट बन जाएगी 3x + 4y इक्वल टू 25। इस टेंजेंट की वजह से हमें क्या मिल जाएगा? पॉइंट P और पॉइंट Q मिल जाएगा। O पॉइंट हमारे पास है, तो ट्राइंगल OPQ का इन सेंटर फाइंड कर लेते हैं। देखिए टेंजेंट लिखी हमने 3x + 4y इक्वल टू 25 और इस टेंजेंट के लिए x एक्सिस पर पॉइंट और y एक्सिस पर पॉइंट फाइंड कर लिया। ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q, ये रहा पॉइंट O। तो ये ट्राइंगल OPQ बन गया। तो इस ट्राइंगल OPQ का इन सेंटर फाइंड करना है, ठीक। इन सेंटर का फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल सा। इन सेंटर मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 25/12, 25/12। अब इस इन सेंटर को सेंटर मानते हुए ऑरिजिन से पास होता हुआ जब सर्किल बनाएंगे, ऑरिजिन से पास होता हुआ जब सर्किल बनाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या? रेडियस आर होगा। इसका इन सेंटर का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा क्या वही रेडियस आर होगा। तो इन सेंटर का डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। इन सेंटर का फॉर्मूला सबको याद है, ax1 + by1 + c, याद है ना ये वाला, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c, वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया गया है और उससे इन सेंटर निकाला गया है। इन सेंटर का डिस्टेंस जब हम निकाल रहे हैं ओरिजिन से तो हमें मिलता है 625/72। फर्स्ट ऑप्शन
जो था वो करेक्ट आंसर बन के इसमें आ रहा है। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, सर्किल चैप्टर का क्वेश्चन था, सर्किल एंड एन इजी क्वेश्चन। ओके, सर्किल चैप्टर से पूछा गया था। ये रही पूरी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी। एंड अगेन एन इजी लेवल क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। लेट ए कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट ओनली द डिजिट 0 and 1 टू फॉर्म ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स with the probability of occurrence of 0 at even place is 1/2 and the probability of occurrence of 0 at odd place is 1/3. Then the probability of 10 is followed by 0 1. मतलब 10 के बाद क्या आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए, तो उसकी probability क्या होगी। अब इसमें एक दिक्कत है, स्ट्रिंग बन रही है तो बनती जा रही बनती जा रही बनती जा रही, उसमें यहाँ पर जाके 1 0 0 1 आया, तो हमें नहीं मालूम कि ये इवन ऑड इस तरह की प्लेसेस पे आया या ये ऑड इवन की प्लेसेस पर आया, ये नहीं पता है। क्योंकि जब स्ट्रिंग बन रही ना तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 चलते जा रहे हैं, बाइनरी में नंबर चलते जा रहे हैं। तो ये जो 1 0 आया, तो ये वाला 1 ऑड प्लेस पे आया कि इवन प्लेस पे आया, हमें मालूम नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि 10 इज फॉलोड बाय 0 1, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हम दो केसेस बनाएंगे, एक बार इवन ऑड वाला, एक बार ऑड इवन वाला। ठीक है, देखिए दो केसेस इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एट इवन प्लेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एट ऑड प्लेस 1/3। तो अगर 0 के इवन प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 1 के इवन प्लेस पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि या तो 0 आने वाला है या 1 ही आने वाला है। सिमिलरली 0 के ऑड प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो फिर 1 के ऑड प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब हम जो बात कर रहे थे 10 इज फॉलोड बाय 0 1, 10 किससे फॉलो होना चाहिए, 0 1 से होना चाहिए। तो स्ट्रिंग बन रही थी ऐसी, ठीक है। अब ये 1 0 0 1 आया, तो इस 1 की पोजीशन इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। सपोज वो ऑड पोजीशन पर आया तो अगला इवन पर होगा और फिर ऑड पर होगा, इवन पर होगा, और हो सकता है वो इवन पर आया हो। 1 कहाँ पर आया, इवन पर, तो ये वाला कहाँ होगा, ऑड इवन ऑड। इसलिए दो केसेस बने। तो 1 के ऑड प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर उसके बाद 0 के इवन प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर उसके बाद 0 के ऑड प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर 1 के इवन प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1/9। फाइनल प्रोबेबिलिटी कितनी मिलती है, 1/9। एक सिंपल ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में से टिपिकल चीज़ नहीं पूछी गई, बेस थ्योरम, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, नथिंग एल्स, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 tan x इक्वल टू π/2 इन द इंटरवल 0 to 2π। ट्रिगो इक्वेशंस, ट्रिगो इक्वेशन का इजी लेवल का क्वेश्चन था। फिर से ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको देख रहे हैं ध्यान से तो ये लिखा हुआ है x प्लस 2 tan x इक्वल टू π/2 और इट इज़ π/2 माइनस x इक्वल टू 2 tan x और tan x इक्वल टू माइनस x/2 माइनस π/4। ध्यान से देखोगे तो बेटा ये दो कर्व बन गए हैं। एक कर्व बन रहा है y इक्वल टू tan x एंड दूसरा कर्व बन रहा है y इक्वल टू माइनस x/2 माइनस π/4। तो एक तो tan का ग्राफ बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक tan का ग्राफ बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेंगे। सॉल्व क्यों करेंगे, सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा। ग्राफ में इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे क्या उतने ही सॉल्यूशन भी होंगे, जी हाँ उतने ही सॉल्यूशन भी होंगे। देखिए ये बन गया ग्राफ, ये tan का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π के बीच में ग्राफ बन रहा है। दिस पॉइंट इज 2π, 0 से 2π के बीच में ग्राफ बन गया। और हमने देखा कि लाइन कितनी जगह पर कट कर रही है, 3 जगह पर कट कर रही है। इस tan x वाले ग्राफ को 3 जगह पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 3। ये रहा, कुछ ऐसा बना था, सॉल्व किया, दो कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट 3, इसलिए सॉल्यूशन भी कितने, 3।
3 इसके सॉल्यूशन होंगे। सिंपल क्वेश्चन अगेन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the mirror image of the point P 2, 3, 1 with respect to the line, लाइन है, लाइन L1 मान लीजिए, ये जो लाइन है दिस इज L1, और एक और लाइन आगे दी हुई है, हम उसकी बात बाद में करेंगे, लाइन L2 है। तो लाइन L1 के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट A 2, 3, 1 का इमेज सपोज B है, B इज इमेज, तो लाइन 1 के रेस्पेक्ट में पॉइंट B इमेज आता है, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाले और लाइन L2 को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 24 है। तो आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट 2, 3, 1 का इमेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम, ये रही लाइन L1, लाइन L1 के रेस्पेक्ट में 2, 3, 1 का इमेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम पॉइंट M एज्यूम कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, M इज ऑन लाइन L1, लेट M इज ऑन लाइन L1, M जो है लाइन L1 पर पॉइंट हमने मान लिया है, M एज्यूम करा। उसके बाद इस M लाइन के और A के पॉइंट्स को लेकर के हम इसके DR लिखेंगे, AM लाइन के DR, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM लाइन, वो आ गए 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा माइनस 3। ये जो AM है और जो गिवन लाइन L1 है, दोनों आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 और उसमें मिल जाएगा पॉइंट M। ये M क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये M क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दूसरी बात, ये M जो है वो A और B का मिड पॉइंट भी होगा, M जो है वो A और B का मिड पॉइंट भी होगा। तो उसकी मदद से हम पॉइंट B फाइंड कर लेते हैं। M इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो पॉइंट B आ गया -2, 4, -6। ये क्या आ गया आपके पास, इमेज ऑफ A, ये इमेज ऑफ A मिल गया आपको, A का इमेज आपको मिल चुका है। अब इस पॉइंट को और लाइन 2 को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये रहा पॉइंट और ये लाइन 2, लाइन 2 पर भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन और बन जाएगी, ठीक है। तो प्लेन के अंदर एक तो BP लाइन होगी और एक उसका नॉर्मल वेक्टर भी होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। कैसे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस लाइन का एक B वेक्टर अवेलेबल होगा, इस लाइन का एक B वेक्टर अवेलेबल होगा जो इसके पैरेलल जा रहा होगा, B2 वेक्टर कह लीजिए, और एक BP वेक्टर बनेगा, दोनों के दोनों प्लेन में होंगे, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर दे देगा। तो B हम फाइंड कर चुके, ठीक। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द B -2, 4, -6 एंड आल्सो कंटेनिंग द गिवन लाइन P इज एनी पॉइंट 2, 1, -1। ये रहा B2 उस लाइन का 3, -2 और 1, ये रहा। नॉर्मल वेक्टर इज B2 क्रॉस PB वेक्टर, जो भी अपनी बात हुई डायग्राम के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। नॉर्मल वेक्टर मिलने के बाद प्लेन की इक्वेशन लिखना सिंपल हो गया। प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज R वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट N वेक्टर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग फॉर्मूला, R हमने फाइंड, N हमने फाइंड कर लिया, A मतलब कोई भी एक पॉइंट ऑन द प्लेन और नॉर्मल वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन मिलती है 7x + 11y + z = 24। तो अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की 11, गामा की 9, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 19। सो आंसर इज 19, ये फाइनल आंसर है। 3D का क्वेश्चन था, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था बट कैलकुलेटिव था, बहुत टफ नहीं बोलेंगे इसको, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था लेकिन
कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। पहले पॉइंट ए की इमेज लाइन के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे थे, पॉइंट बी फाइंड करा, फिर पॉइंट बी और लाइन 2 को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करी, फिर इक्वेशन में से भी कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा निकाले, उनका सम फाइंड करा और फाइनली आंसर कितना मिला 19। आंसर इज 19। ओके, consider the function f such that r to r is defined by fx equal to 2 minus sin of 1 by x mod x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। आपको इसकी मोनोटोनोसिटी चेक करनी है। तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? मोनोटोनोसिटी का है और एक मीडियम क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे, धोखा देने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शंस कंफ्यूज करने वाले हैं कभी कभी इसमें। तो मोनोटोनिसिटी का मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। जब मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पर हमें ये मिल रहा है, जब इसको अरेंज करते हैं तो वो ये मिल जाता है, ये आपको मिल गया। अब आप देखोगे कि जब x नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन रहा है, x पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन सकता है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक इन माइनस इन्फाइनाइट टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। 0 पे तो फंक्शन 0 दिया हुआ ही था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम इजी नहीं कहेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, उसको अरेंज करना है और फिर एनालाइज करना है। तो इट्स ए मीडियम लेवल क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी का, सिंपल डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लेट O इज द ओरिजिन, OP वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप माइनस k कैप, OQ वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3xk कैप, xy belongs to R, x greater than 0 such that PQ vector is 20 and the vector OP is perpendicular to OQ। तो OP vector perpendicular to OQ vector, तो OP vector dot OQ vector is equal to 0। एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मॉड ऑफ PQ वेक्टर, मॉड ऑफ PQ वेक्टर कितना है √20, उससे भी एक इक्वेशन बनेगी। और बोला है उसके बाद ये OR वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है विद OP एंड OQ, OP और OQ के साथ कोप्लेनर है। तो तीन चीज़ें हमारे पास है, पहला OP और OQ परपेंडिकुलर है, दूसरा PQ का मैग्नीट्यूड √20 के बराबर है, और तीसरा OP, OQ और OR तीनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, सॉरी कोप्लेनर है, तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर है। तो तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहला ये परपेंडिकुलर था, OP परपेंडिकुलर टू OQ, तो उसकी वजह से एक रिलेशन मिलता है y इक्वल टू 2x, ये मिल जाता है OP और OQ के परपेंडिकुलर होने की वजह से। दूसरा काम PQ का मैग्नीट्यूड, तो PQ का मैग्नीट्यूड कितना था √20, ये परपेंडिकुलर तो हमने अप्लाई कर ही दिया इधर, उसका मैग्नीट्यूड √20, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और जहाँ जहाँ y मिलेगा वहाँ पर हम y इक्वल टू 2x रिप्लेस कर देंगे। ये मिलेगा आपको 20 इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 माइनस 8x, ये 8x तो कैंसिल भी हो गया। 14x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, ये मिल गई x स्क्वायर की वैल्यू। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, बट x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x शुड बी इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी, तो x मिल गया, y मिल गया। ये देखो x इक्वल टू 1 एज x ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू 2 दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन भी मिल गए। अब जो तीनों वेक्टर हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर, तो कोप्लेनर की कंडीशन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, ये कोप्लेनर की कंडीशन हम लगा दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, इसको सॉल्व कर दें, z की वैल्यू मिलती है, तो x 1 है, y 2 है और z -2 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 4 दैट इज 9। ये रहा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो करना क्या था, वेक्टर का क्वेश्चन था, इजी था कि टफ था, इजी था। क्वेश्चन वाज फ्रॉम वेक्टर्स एंड इजी। ओके, वेक्टर्स का इजी क्वेश्चन, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, कंडीशन लगाई y इक्वल टू 2x मिला, एक पी क्यू का मैग्नीट्यूड दिया था, उससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली, तीन कोप्लेनर थे, कोप्लेनर की कंडीशन डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करी, z भी मिल गया, सॉल्व किया, जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो ऑब्टेन कर ली, फाइनल आंसर इज 9। ओके, देखिए क्वेश्चन देखा जाए, पढ़ा जाए, सॉल्व किया जाए तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20 के लिए 0.6, 2 पर जो टेंजेंट है वही लाइन एलिप्स की भी टेंजेंट है। तो इसमें यूज़ क्या हो रहा है, पैराबोला चैप्टर और एलिप्स चैप्टर दोनों का है, पैराबोला प्लस एलिप्स। कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन था। जी हाँ, उस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20 के लिए t इक्वल टू 0 लगाओगे, कौन से पॉइंट पर, 6,2 पर, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 2 माइनस 20। सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। मान लो टेंजेंट आती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी सिंप्लीफाई करके देखेंगे, टेंजेंट आती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो लाइन है वो एलिप्स की भी टेंजेंट है, ये जो लाइन है वो एलिप्स की भी टेंजेंट है। तो अगर वो एलिप्स की भी टेंजेंट है तो कंडीशन लगाएंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम फाइंड कर लेंगे इस b का वैल्यू। ठीक है, ये हमें अप्लाई करना है। देखिए कैसे, टेंजेंट एट 6,2 यूजिंग t इक्वल टू 0, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इसमें से m की वैल्यू 1 मिल गई और c की वैल्यू -4 मिल गई, m और c दोनों मिल गए। अब यही लाइन एलिप्स की भी टेंजेंट है, तो एलिप्स की टेंजेंट की कंडीशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें रख देंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास है 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हमारे पास b है, तो b की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 14। यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि b का वैल्यू क्या होगा। देखिए b का वैल्यू मिल गया 14, सिंपल क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, एक कर्व की लाइन टेंजेंट जो है वो दूसरे कर्व की भी टेंजेंट बन रही है, तो कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट अप्लाई हुआ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ द एलिप्स जो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका प्रयोग किया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। सो आंसर इज b इक्वल टू 14। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। एफ 0 से 1 में r से r is a differentiable function such that fx equal to then the value of 0 to 1 f dash x fx e की पावर x dx lies in the interval। ये कौन से इंटरवल में है, LMVT का क्वेश्चन है। ओके, देखिए बाय लिबनीज थ्योरम f dash x इक्वल टू fx आ रहा है, तो होगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें 0 से 1 जो हमें दिया था, तो बन जाता है 0 से 1 2fx इंटू ई की पावर x dx, और fx हमारे पास था, ये रहा fx हमारे पास क्या था, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस 1, ये इंटीग्रेशन आ गया। देन सीरीज ऑफ कोसाइन, कोसाइन सीरीज लगा रहे हैं यहाँ पर, 2 इंटू 1 माइनस कॉस 1 की सीरीज लगा रहे हैं, 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये कुछ ऐसा मिलता है, और उससे हमें इंटरवल मिल जाता है 330 अपॉन 6 360
से 331 अपॉन 360। सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए एक्स वाई जेड आर इन एपी, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन था, एंड अगेन इजी क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट चैप्टर का इजी क्वेश्चन था। एक्स वाई जेड किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y तो होगा ही होगा, x प्लस जेड इक्वल टू 2y होगा, ये दिया था। आगे एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, वो क्या है 0 है, तो के स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए इसमें ये लगाया हमने रो का ऑपरेशन, R1 को लिखा R1 प्लस R3 माइनस 2R2, उससे क्या होगा, वो बनेगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, और वो कितना हो जाएगा, रो 1 में 0, इस जगह पर क्या मिल गया हमें 0 मिल गया। सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी दी थी 0 के इक्वेट, तो 0 के इक्वेट करो, दो चीज़ें मिलती है, k माइनस 6√2 4z माइनस 5y, 4z माइनस 5y 0 नहीं होगा क्योंकि वो x y z किस में है, AP में है, तो सिर्फ पहला फैक्टर 0 होगा, तो k की वैल्यू 6√2 आएगी, k स्क्वायर की वैल्यू 72। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, APGP का भी कुछ प्रयोग नहीं करवाया गया। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी 72, ये वाला थर्ड ऑप्शन इसमें फाइनल आंसर बन जाता है, k स्क्वायर की वैल्यू 72। ओके क्वेश्चन नंबर 11, if the integral 0 to 10 greatest integer of sin 2 pi x upon e to the power x minus greatest integer x dx is equal to alpha e to the power minus 1 plus beta e to the power minus half plus gamma, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में दिया हुआ है, वह अल्फा बीटा गामा आर इंटीजर्स। लास्ट में पूछता है कि इन तीनों का सम क्या होगा, मतलब ये इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। आई विल नॉट से इट इज़ इजी, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, और इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड 1 होता है। बस उसी चीज़ का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो 0 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2 पाई x, तो ये 10 आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ ब्रेक हो रहा है 1/2 पर, जहाँ पर वो ब्रेक होगा, जहाँ पर वो 0 इंटीजर बन रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पर इंटीजर बन रहा होगा वहाँ पर ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा 1/2 पे। तो 0 से 1/2 में, 1/2 से 1 में, दो अलग अलग इंटीग्रल बनेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम इस जगह पहुँच जाते हैं 10 इंटू ई की पावर -1 माइनस ई की पावर -½ तो अल्फा की वैल्यू 10, बीटा की वैल्यू भी 10 मिल गई, गामा की वैल्यू 0 हो गई। अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में था ना एक्सप्रेशन हमारे पास क्वेश्चन में, देखो ये रहा, यहाँ पर 10 मिला, यहाँ -10 मिला और ये 0 मिला, तो अल्फा की वैल्यू 10, बीटा की वैल्यू -10 और गामा की वैल्यू 0। अब पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आंसर कितना आ गया 0, हेंस आंसर इज 0। सेकंड ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। फाइनली आंसर कितना मिल रहा है 0। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और फिर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। वेरिएबल सेपरेबल, और वी विल से इट इज मीडियम लेवल क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेबल वाला जो कंसेप्ट होता है वो इसमें लग रहा है। ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये तो डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो रहा है, और ये तो एंटी डेरिवेटिव मेथड से ये y इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बन रहा है, y इंटू कॉस एक्स, तो y का डी वाई कॉस एक्स, फिर y कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बन रहा है वैसा। वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करा, साइन को लिखेंगे हाफ एंगल में, कॉस को लिखेंगे हाफ एंगल में, tan x/2 में चेंज करेंगे तो sin x को क्या लिखते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x को क्या लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2।
सिंप्लीफाई करते चले जाएं, सॉल्व करते चले जाएं। जब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इस स्टेप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट सी वो नहीं मालूम क्या होगा। कांस्टेंट सी फाइंड करने के लिए कंडीशन दी थी क्वेश्चन के अंदर कि y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0। y ऑफ 0 0 के बराबर है। ठीक है, तो y ऑफ 0 0 के बराबर है, मतलब x की जगह 0, y की जगह 0, तो c की वैल्यू आती है log 2। रख दें c की वैल्यू, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, ये बन जाता है अपना आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मीडियम लेवल का वेरिएबल सेपरेबल कंसेप्ट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। ओके, 13th क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन, लिमिट्स का, इजी स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करते हुए सॉल्व किया जा सकता है, जिसको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज कर दो, ये बन जाएगा tan ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट में tan थीटा अपॉन थीटा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा 1। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो ये रहा, उसके बाद हमने cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, चेंज करा, इस स्टेप तक अभी मैंने लिख दिया था। आगे फिर स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करो, सॉल्व करो, आंसर इज -हाफ। वेरी इजी, बहुत ही आसान सवाल आया था लिमिट्स का, मजेदार क्वेश्चन, लगभग सबने किया होगा। 14th क्वेश्चन फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगेन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीडियम लेवल का क्वेश्चन। वी विल नॉट से इट्स इजी, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई थी, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बोला था कि वो पॉइंट 1,1 माइनस 4/3 log 2 से पास हो रही है। इसका जो कांस्टेंट सी आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डाटा अवेलेबल है, तो हमें फाइंड करना है y ऑफ 16, मतलब जब x बराबर 16 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक ये रहा, इसको अरेंज करते हैं तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे -1/2x की मदद से, -1/2x की मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है 1/√x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं पता है आपको, उससे मल्टीप्लाई करा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो हम पहुंच जाते हैं इस स्टेप पर। इसके आगे भी बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, देखो ब्रेक कर दिया दो अलग अलग इंटीग्रेशन में, ये सॉल्व हुआ तो हम यहाँ पहुंच गए। अब ये c की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने बोला था कि वो पास हो रहा है 1,1 माइनस 4/3 log 2 से। ये रहा, x की जगह 1 रखेंगे और बाकी जगह पे क्या रख देंगे, 1, y की जगह पे 1 माइनस 4/3 log 2, c की वैल्यू -1/3। तो फाइनली जो कर्व बना वो यह बन गया, दिस इज फाइनल कर्व। अब इस फाइनल कर्व में x बराबर 16 रखना है और फाइंड करना है वैल्यू, तो वो आता है 4 इंटू 31/3 माइनस 8/3 log 3। कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन कंसेप्चुअली देखा जाए तो टिपिकल नहीं था। इंटीग्रेशन भी इसमें सिंपल ही बन रहा था। सो अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का मीडियम लेवल का क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी थी। आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन एक इजी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का, डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आप समझते हैं कि ये क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, यह एक लाइन बनेगी और यह भी एक लाइन बन जाएगी। तो 3 डिफरेंट कर्व दिए हुए आपको। सी मॉड ऑफ z -1 लेस देन इक्वल टू √2, एक सर्किल बनेगा। ये वाली रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी एक लाइन बनेगी। और इमेजिनरी z लेस देन इक्वल टू 1, ये भी एक लाइन बनेगी। देखिए कौन सी लाइन, ये रही, ये सर्किल बन गया। एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 बन गई और एक लाइन y इक्वल टू 1 बन गई। अब क्या बोला था आपको,
उस सर्किल के लिए √2 से छोटा छोटा, मतलब सर्किल के इनसाइड वाला पार्ट, तो सर्किल के इनसाइड वाला पार्ट, ठीक है। फिर क्या था, इमेजनरी y, ये जो था y लेस देन इक्वल टू 1, इसके नीचे वाला पार्ट, तो इस y इक्वल टू 1 के नीचे वाला पार्ट। फिर इस लाइन के ऊपर वाला, ग्रेटर देन 1 है ना, इसका मतलब लाइन के ऊपर वाला, तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट। कुल मिला के जो फाइनली शेडेड पोर्शन मिला वो ये वाला मिला, ये शेडेड पोर्शन हमें मिलता है। और इस शेडेड पोर्शन में कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल। जब मेनी पॉइंट्स पॉसिबल है तो आंसर क्या होगा, हैज़ इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। बस मैंने कहा ना, कैलकुलेशन नहीं करनी थी, डायग्राम बनाना था, डायग्राम बना, इजीली आंसर आ रहा है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। वो इक्वेशंस क्या बना रही हैं वो हमें पहचान में आता है, सॉल्व कर रहे हैं, आंसर मिल रहा है। सो हैज़ इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स। Question number 16. If the sides AB, BC and CA of a triangle ABC have 3, 5 and 6 interior points respectively. कुछ इस तरह से है, ट्राइंगल ABC में AB पर 3 पॉइंट है, ठीक है, BC पर 5 पॉइंट्स हैं, 2, 3, 4, 5 एंड CA पर 6 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट्स एज द वर्टाइसेस इज इक्वल टू। देखिए मेथड 1, टोटल पॉइंट्स कितने हैं अपने पास, टोटल पॉइंट्स हैं 3 + 5 8, 8 + 6 14, तो 14C3, 14C3 से क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन उन 14C3 में से हो सकता है कि तीनों पॉइंट इसी में से आ गए हों, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, -3C3 -5C3 -6C3, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इजी मेथड, 14C3 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उस टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कुछ कोलिनियर को भी गिन लिया गया, तीनों पॉइंट यही आ जाए, या इसमें से कोई 3 या इसमें से कोई 3। मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड, हो सकता है इन 3 में से 1 पॉइंट लिया और इन 5 में से 2 पॉइंट लिए, तो वो होगा 3C1 × 5C2 प्लस, हो सकता है इसमें से 1 लिया हो और इसमें से 2 लिए हो, तो वो होगा 3C2 × 5C1 प्लस, या तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 पॉइंट, या यहाँ से 1 और यहाँ से 2 पॉइंट, फिर ऐसे इन दोनों के लिए चलाएंगे, प्लस 5C1 × 6C2 प्लस 5C2 × 6C1 प्लस, फिर AC और AB के लिए यही काम किया जाएगा, 3C1 × 6C2 प्लस 3C2 × 6C1, इसको भी ऐड कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा 333। लेकिन इजी कौन सा हुआ, ये वाला मेथड। देखिए ये रहा वो केसेस, 3C1 × 5C1 × 6C1, एक तीनों में से ले लिया, इस तरह से बना दिया, ये भी पॉसिबल है, तो एक केस और जुड़ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3C1 × 5C1 × 6C1, तीनों में से एक एक ले लिया, वो भी हो सकता है, ठीक। ये रहा वो सारे केसेस, सॉल्व करके कितना आता है 333। लेकिन इजी कौन सा है, ये वाला, सारे टोटल पॉइंट्स माइनस कोलिनियर वाले, ओके। Number 17, the value of the limit extends to infinity, greatest integer of r, greatest integer of 2r and so on up to nr/n square। लिमिट्स, कौन सा चैप्टर, लिमिट्स, और लिमिट्स में सैंडविच थ्योरम। क्वेश्चन इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। देखिए r, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r, r से r+1 तक, तो 2r, 2r से 2r+1 तक, 3r, 3r से 3r+1 तक, सॉल्व करते चले जाएं, ऐड करेंगे, ये लेफ्ट में बनेगा, ये राइट में बनेगा, सॉल्व करेंगे हम, लेफ्ट में ये वाली लिमिट और राइट में ये वाली लिमिट सॉल्व कर लेंगे। कहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। देखिए दिया हुआ था x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है इधर भी r/2 और इधर भी r/2, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, r/2।
बिल्कुल बेसिक डायरेक्टली रूल लगाना है, सैंडविच थ्योरम का डायरेक्टली रूल लगाना है और आंसर प्राप्त कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम इजी क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम का इजी क्वेश्चन आया था। ओके, देखिए ये जब सीरीज बनेगी, ये r इक्वल टू 0 से 6 तक है, 6CR, तो ये बनेगा 6C0 6C6 प्लस अगला टर्म क्या बन जाएगा 6C1 6C5 प्लस 6C2 6C4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। कब तक? जब तक r की वैल्यू 6 नहीं रख दी जाएगी। तो लास्ट टर्म इसमें आ रहा होगा 6C6 6C0, ऐसा बन रहा होगा। इस सीरीज को हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, देखिए ये लिखा इसको, लास्ट टर्म 6C6 इंटू 6C0। अब 1 प्लस एक्स होल पावर 6 और 1 प्लस एक्स होल पावर 6 दो बार लिख करके उसको एक्सपैंड कर दो, कर दिया, और उसके अंदर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 कलेक्ट कर लो। जब एक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 कलेक्ट करेंगे तो वो 6C6 अपने आप आने लग जाएगा, कलेक्टिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 ऑन बोथ साइड्स। तो देखो इसमें ये 6C0 किससे मल्टीप्लाई होगा जब 6C6 से, तो 6C0 6C6 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर ये x उधर x की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6C1 इंटू ये मल्टीप्लाई है इंटू 6C5, ऐसे पूरी सीरीज बन गई। और इसका सम कितना आता है सॉल्व करने पर 12C6, 12C6 की वैल्यू 924 924, इसका सम मिलेगा आपको 12C6 डायरेक्टली। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था बाइनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 19, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्किल। एक सर्किल के लिए पॉइंट P से दो टेंजेंट बनाई जा रही हैं, A पर मिलती हैं, B पर मिलती है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज, वो दिया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/15। ओके, जो एंगल है वो 0 से पाई में है। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय C and these tangents touch the circle at point A and B, then the ratio of triangle PAB and CAB, तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर C मान लीजिए, तो एक ट्राइंगल तो PAB बनेगा और एक ट्राइंगल CAB बनेगा। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB का रेशियो कितना होगा। दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक ज्योमेट्री से और एक फॉर्मूले से। ठीक है, ये एंगल मान लो θ/2, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये रहा θ/2, तो θ इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहाँ से हम θ/2 फाइंड कर लेते हैं, ये वाला एंगल मिल जाएगा θ/2, ये रहा tan θ/2, तो tan θ/2 की वैल्यू आ गई 2/3, उससे sin θ/2 और cos θ/2 वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, ये काम हमने कर लिया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्या करना है हमें, इस ट्राइंगल PAB का एरिया और ट्राइंगल CAB का एरिया निकालना है। इन दो एरिया को कैलकुलेट करके इनका रेशियो निकाल रहे हैं। तो हम ये θ/2 फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद इन ट्राइंगल CAP ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल कितना होगा इसके अंदर 90, CAP में ये एंगल कितना होगा 90, tan θ/2 1/AP, AP सॉल्व करेंगे sin θ/2 cos θ/2 से, तो हमें वहाँ से AM का डबल AB, तो AB ये है, ये AB मिल जाएगा बेस, और ये PM क्या बन जाएगा हाइट, तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB मिलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 27/26, ये आ गया 27/26। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसी डायग्राम के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके लिए तो यहाँ हमने फाई ले लिया और उस फाई को निकालते हैं। देखिए फाई इज 90 माइनस θ/2, सॉल्व करेंगे CM, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इज हाफ AB इंटू CM ये M पॉइंट, ये क्या बनेगा हाइट, ये क्या बनेगा बेस। AB हमारे पास पहले ही आ चुका था, AB हम कैलकुलेट कर चुके थे, उसमें रखेंगे सॉल्व करेंगे 6/13, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB
B इज 6/13। रेशियो निकाल लें दोनों का, कितना आ गया 9/4। सो रेशियो इज 9/4। तो सर्किल चैप्टर का क्वेश्चन और एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इजी नहीं है, टाइम टेकिंग है, तसल्ली से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसका एक अल्टरनेट मेथड और देखिए, अगर ये देखा जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है और ये रेडियस होता है, उसके अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB का फॉर्मूला RL³ + L², और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला RL³ LR³ + L। बस दोनों का रेशियो निकालना है, बिना कोई वैल्यू पुट करे डायरेक्टली रेशियो निकालो, वो आता है L/R। अब ये L/R इस ट्राइंगल में क्या होगा, L/R होगा cot θ/2। L/R इज cot of θ/2, L/R cot θ/2 बन जाएगा। सॉल्व करो, कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करते ही डायरेक्टली आंसर 9/4। ये और इजी मेथड, फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं तो इजीली आंसर आ रहा है 9/4। फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटर टू यूज़ फॉर्मूला, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आंसर इज 9/4। Question number 20. The number of solution of the equation sin inverse greatest integer of x² + 1/3 plus cos inverse x² - 2/3 is equal to x² for -1 to 1, x belongs to -1 to 1 denotes greatest integer less than or equal to x। ठीक, इसको जब जीरो करते हैं तो x² इज इक्वल टू -1/3 आता है, पॉसिबल नहीं है। इससे आता है x² = 2/3, तो x इक्वल टू ±√2/3। यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाता है ब्रेक करने वाला, और उस पॉइंट पे इसको ब्रेक कर देते हैं। पहला केस -1 से -√2/3 पर, दूसरा केस -√2 से +√3 पर, तीसरा +√2/3 से 1 तक। 3 केस में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें मिलता है ±√π, जो इस इंटरवल में नहीं आता, देयरफॉर रिजेक्टेड। सेकंड केस में मिलता है अगेन ±√π, जो कि इस इंटरवल में नहीं आता, अगेन रिजेक्टेड। तीसरे में भी मिलता है x = ±√π, फिर से इस इंटरवल में नहीं आता, अगेन रिजेक्टेड। इसका मतलब इसमें कोई भी पॉसिबल आंसर ही नहीं है। तो आंसर क्या बन जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं है, सारे के सारे नो सॉल्यूशन दे रहे हैं, हेंस द आंसर इज नो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। ITF का क्वेश्चन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन था, और एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। We will not say as easy, it is medium level, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। ओके, सेक्शन बी इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म इस एक्सपेंशन में उनका रेशियो 12:8:3 है। इसका मतलब T3/T4 12/8 एंड T4/T5 इज इक्वल टू 8/3। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लेते हैं। उसने पहले हमसे ये पूरा सॉल्व करवाया है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए T3/T4, तो T3/T4 12/8, एक इक्वेशन यह बनेगी। फिर कोएफिशिएंट ऑफ T⁴/T⁵, एक इक्वेशन ये वाली बनेगी। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलता है n की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 1/2। इन रेशियो को, गिवन रेशियो की रेशियो क्या था, T3/T4 12/8 एंड T4/T5 इज इक्वल टू 8/3। इनको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें a और n दोनों मिल गए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, निकाला उसको, सॉल्व किया, कितना आया 3.75। राउंड ऑफ करने पर कितना बन जाएगा 4, तो राउंड ऑफ करने पर आंसर आएगा 4 इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स B सच दैट AB इक्वल टू B, A + D इक्वल टू 20/21, देन द वैल्यू ऑफ AD - BC इज इक्वल टू, AD - BC की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एंड इजी क्वेश्चन था। ओके, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। देखिए ये रहा
ए इंटू बी इज इक्वल टू बी को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा मिलेगा। यहाँ से ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड सी अल्फा प्लस डी बीटा इज इक्वल टू बीटा। ये दो इक्वेशन हमें मिल रही हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू को जब इक्वेट करते हैं तो रिलेशन मिलता है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस वन। ए प्लस डी का वैल्यू उसने पहले से दिया हुआ था 2021 माइनस वन करोगे आंसर कितना आ जाएगा 2020। सो 2020 इज फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इजी लेवल का क्वेश्चन था। नंबर 3, f माइनस 1 से 1 defined as fx equal to ax square plus bx plus c for all x belongs to minus 1 to 1 where a, b, c belongs to R such that f of minus 1 is 2, f dash of minus 1 is 1, okay, f double dash x is minus half। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है, अल्फा की लीस्ट वैल्यू एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश माइनस 1 की वैल्यू माइनस हाफ दिया था वो क्वेश्चन के अंदर, ये रहा एफ डबल डैश एक्स इज हाफ। ठीक है, तो वो वैल्यू मिल गई एफ ऑफ डैश ऑफ माइनस 1 हाफ। सॉल्व करेंगे हमें ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, इन सबको सिंप्लीफाई करने से तो एफ एक्स आ गया। इतनी कहानी तो सिंपल है, ए बी सी तक एफ एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स निकाला, उससे एफ वन की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आती है 5। एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकाली वो 2 आती है और एफ एक्स जो है वो 5 या 5 से छोटा है तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया अपने आप 5। अब हमसे पूछा क्या लीस्ट वैल्यू, सो लीस्ट वैल्यू इज 5। लीस्ट वैल्यू इज 5, लीस्ट वैल्यू 5 मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसमें बाय पार्ट्स सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखिए 1 to e x to the power 19 log of mod x whole power n dx where n belongs to natural number if 20 i10 is equal to alpha i9 plus beta i8 for natural number alpha and beta then alpha minus beta की वैल्यू क्या होगी। ये हमसे पूछा है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। सॉल्व करेंगे बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलती है 20 in इज इक्वल टू ई की पावर 20 माइनस एन इंटू आई एन माइनस 1। अब इसमें आप जब n के लिए 10 रखेंगे एक इक्वेशन ये बनेगी, 9 रखेंगे एक इक्वेशन ये बनेगी। सब्ट्रैक्ट करिए, सॉल्व करिए, फाइनली यहाँ पहुँच जाते हैं। जो दिया था उससे कंपेयर कर लेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की जगह हमें दिख रहा है 10 और 9। यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा है उसकी जगह में मिल रहा है 10 और 9। तो 10 माइनस 9 आंसर इज 1। ये है क्वेश्चन, तो आंसर कितना आया 1। क्वेश्चन नंबर 5, f माइनस 3 से 1 to r given as fx equal to minimum of x plus 6 and x square, maximum of root x and x square। ओके, अलग अलग इंटरवल में दिए। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इज a देन द वैल्यू ऑफ 6a। तो एरिया a फाइंड करना है, तो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन, ग्राफ का यूज करते हुए। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए ये लाइन x प्लस 6 उसका मिनिमम ये दिया है ना, मिनिमम। फिर एक्स स्क्वायर का मिनिमम -3 से 0 तक, -3 से 0 तक। फिर रूट एक्स वाला मैक्सिमम लेना है 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक उसको रूट एक्स लिया। तो जो फाइनली ग्राफ बन के आ रहा है वो ये वाला आ रहा है और ये इसमें एरिया होगा। दिस शेडेड पोर्शन इज फाइनल एरिया। ये शेडेड पोर्शन फाइनल एरिया बन जाता है इसके अंदर। अब इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 से -2 तक लाइन आएगी
फिर -2 से 0 तक पैराबोला आएगा और 0 से 1 तक रूट एक्स आएगा। तो -3 से -2 तक लाइन, -2 से 0 तक एक्स स्क्वायर पैराबोला, 0 से 1 तक रूट एक्स। सिंप्लीफाई करा, सॉल्व करा, ये आया एरिया। तो 6a की वैल्यू कितनी हो गई? 41। एरिया का क्वेश्चन, ग्राफ से सॉल्व होने वाला बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर्स। वेक्टर का क्वेश्चन था, अगेन इजी क्वेश्चन था। ओके, x इज ए वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b। ओके, तो प्लेन में है तो x वेक्टर a और b को कंटेन कर रहा है। इफ द वेक्टर x इज परपेंडिकुलर टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन a वेक्टर इज √17√6/2, तो मॉड एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो तीन चीजें अपने को करनी है जिससे x y z तीनों मिल जाए और एक वेक्टर x वेक्टर बन जाए। देखिए, ये x वेक्टर हमने मान लिया k इंटू a प्लस लैम्डा b, क्योंकि उसी दोनों एक ही प्लेन में है ना, दिया था। x इज ए वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, तो हमने बना लिया। अब ये वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। उसको जब सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू मिलती है -3/8। ठीक, उससे वो बन गया x वेक्टर इज इक्वल टू k a वेक्टर -3/8 b वेक्टर, ये ऐसा आ गया। अब इसका प्रोजेक्शन a वेक्टर पर 17√6/2 है, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो k की वैल्यू मिल गई। तो k इक्वल टू कितना आ गया? 8। k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, k की वैल्यू मिल गई तो हमें वेक्टर मिल जाएगा, ये बन जाएगा x वेक्टर पूरा। दिस इज x वेक्टर 13i कैप माइनस 14j कैप प्लस 11k कैप। मॉडुलस निकालिए और तो आंसर आएगा 486। यही तो हमसे पूछा है। तो हमने वेक्टर एज्यूम करा, ठीक है, ये वेक्टर एज्यूम करा, उसको परपेंडिकुलर किया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के, उससे लैम्डा मिला। फिर आगे प्रोजेक्शन की कंडीशन, दो अलग अलग कंडीशन लगा रहे हैं, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर मिल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज 486। वेक्टर का इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर ए सेट ऑफ 3n numbers having variance 4. In this set, the first mean of the first 2n numbers, टोटल कितने नंबर हैं? 3n, 1 2 n 2n 3n। तो फर्स्ट 2n का जो मीन है वो 6 है एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग n नंबर इज 3। तो इनका मीन और इनका मीन 3। ठीक, ए न्यू सेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग 1 टू ईच ऑफ द फर्स्ट 2n नंबर। इन सब में 1 1 1 1 ऐड कर रहे हैं और जो बाद वाले हैं उनमें 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो नया सेट बनेगा उसका वेरिएंस आएगा k। तो नए सेट का वेरिएंस कितना है? k। तो हमें 9k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए क्या किया गया, फर्स्ट 2n का मीन निकालेंगे, ये नहीं है, ये 0 नहीं है। फर्स्ट 2n का मीन निकालेंगे तो वो 6 के बराबर दे रहा है, बाद वाले का मीन निकालेंगे तो वो 3 के बराबर दे रहा है। तो यहाँ से सिग्मा xi की वैल्यू 12n और सिग्मा yi की वैल्यू 3n आ गई। ठीक है, टोटल इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 5, ये टोटल का मीन आ गया। अब फॉर्मूला लगाया, सिग्मा xi स्क्वायर प्लस सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन 3n माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है उसके अंदर। देखो ये सब कुछ चेंज कर लिया जा रहा है। तो वेरिएंस कितना है? 4। वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया, तो वेरिएंस किसके बराबर है? 4 के बराबर है। सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 870n। फिर क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट 2n है उनमें ऐड 1 और जो n है उनमें सब्ट्रैक्ट 1। ये रहा, सब में ऐड 1 और बाद में सब्ट्रैक्ट 1, तो वो जो मीन होगा वो ये वाला आ जाएगा 16/3। सॉल्व कर लेंगे उसको, बस इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते जाना और n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये खत्म हो गया, n तो कॉमन आके कट ही गया। देखो ये n तो यहीं कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, 68/9 k की वैल्यू 68, ये मिल रहा है। तो मीन और वेरिएंस दोनों का था। स्टैटिस्टिक्स
वी कैन से इट इज टफ। ये कई विद्यार्थियों के लिए टफ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था मीन एंड वेरिएंस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 log 10x 4x minus 2 and log 10 of 4x plus 18/5 are in AP, अगर ये AP में है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो इसमें AP की कंडीशन लगाएंगे तो बनेगा 2 log 10 4x minus 2 is equal to 1 plus log 10 4 to the power x plus 18/5। इस कंडीशन को लगा के x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये कंडीशन लगा दी हमने, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखो इसके फैक्टर किए जा रहे हैं, सॉल्व किया जा रहा है, तो 4x इक्वल टू -2, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं देगा। इससे मिलेगा आपको x इक्वल टू 2, जो x इक्वल टू 2 मिलेगा उसकी वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं x इक्वल टू 2 रख के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 2, 2 इज आंसर। ओके, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो AP की कंडीशन लगाई, लॉग की इक्वेशन को सॉल्व करा, x की वैल्यू ऑब्टेन करी, x की वैल्यू कितनी मिली 2, उसको रखा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करा, आंसर कितना आ रहा है 2, 2 इज फाइनल आंसर। Number 9. Let P is an arbitrary point having sum of the squares of the distances from the planes x plus y plus z equal to 0, lx minus nz equal to 0 and x minus 2y plus z equal to 0। तो हम पॉइंट P मान लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा का तीनों प्लेन से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम कितना है 9 है। इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P is x square plus y square plus z square equal to 9 then the value of L minus n, ये पूछा है। तो इस पॉइंट का तीनों प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का पहले प्लेन से डिस्टेंस, दूसरे प्लेन से डिस्टेंस, तीसरे प्लेन से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम 9 के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लोकस इस फॉर्मेट में आ रहा है। इसको भी सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इस स्टेप पे पहुंचते हैं। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का 1 है, ये जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये एक्स जेड वाले टर्म है। अब क्या बोला जा रहा है, सिंस गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 इज द लोकस, इसका मतलब ये जो टर्म है ये तो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो 0 हो जाना चाहिए और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए इक्वल टू 1 और यह वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए इक्वल टू 1। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलता है L इक्वल टू n, तो L माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। क्वेश्चन 3D चैप्टर का और कैलकुलेटिव था, इसलिए मैं इसको टफ बोल रहा हूँ। कंसेप्चुअली इजी है लेकिन यहाँ पे जाने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। लोकस को कंपेयर करके जब सॉल्व करेंगे तब L इक्वल टू n मिलता है। दैट्स वाई 3D का हम टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, tan अल्फा tan बीटा tan गामा अल्फा बीटा गामा सच दैट n नेचुरल नंबर स्लोप्स ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट OA OB OC रेस्पेक्टिवली। तो OA का स्लोप tan अल्फा, OB का स्लोप tan बीटा, OC का स्लोप tan गामा। ओके, O is origin, circumcenter of triangle ABC coincides with origin। circumcenter कहाँ है origin पर, orthocenter is on y axis, then the value of cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma upon cos alpha cos beta gamma whole square is equal to। देखिए orthocenter and circumcenter both lies on y axis, तो centroid भी कहाँ होगा y axis पर ही होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब उससे एक चीज मिल गई हमें कि सिग्मा कॉस अल्फा की वैल्यू 0 होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि बोला जा रहा है सरकम सेंटर ओरिजिन पर है, सरकम सेंटर ओरिजिन पर है, ऑर्थो सेंटर भी वाई एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। दैट्स वाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 0 होगी। होल क्यूब कर दो, इस स्टेप पे पहुंचेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। जब उसको चेंज करके इस फॉर्मेट में लाएंगे
तो हमें वैल्यू मिलती है 144। ये आंसर इसमें आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन प्लस स्ट्रेट लाइन प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रही है मीडियम लेवल। स्ट्रेट लाइन प्लस ट्रिग्नोमेट्री का मीडियम लेवल का क्वेश्चन, आंसर इसमें आपको 144 मिल रहा है। ओके, होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपने स्कोर बहुत बढ़िया किया हुआ होगा। प्यार देने के लिए मोशन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।